तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। दो लोगों के बीच में चूहा बिल्ली का खेल। एक बहुत ही खतरनाक किस्म का अपराधी और दूसरी तरफ इक्वली खतरनाक किस्म का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन दोनों के बीच में जो चूहा और बिल्ली का कैट एंड माउस गेम जो चल रही थी, उसकी कहानी आपको सुनाते हैं। और ये कहानी है वही लड़ी को आगे रखते हुए जिसका जिक्र हमने कुछ दिन पहले किया था। एनकाउंटर्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किसके कहने पे होते हैं, असली होते हैं या नकली होते हैं। ये सब इश्यूज़ हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन आज कहानी आपको सुनाएंगे उसी विनोद मटकर की जो 4-4.5 साल में इतना बड़ा नाम उभर के आया कि उसको मुंबई के सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे थे और सबकी ये कोशिश थी कि उनके हाथ में लगे, क्योंकि विनोद मटकर को मारने से जो उसका नाम चमकेगा वो शायद किसी और से नहीं। उसी दौर में इन पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक सबसे यंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल था जिसका नाम है दया नायक। आपने फिल्म देखी होगी अब तक 56। वो कोई राम गोपाल वर्मा है को उन्होंने बनाई थी, पता नहीं शायद किसी और ने बनाई होगी। तो दया नायक उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक था जो बुरी तरह विनोद मटकर को ढूंढ रहा था और उसने अपने खबरियों का जाल चारों तरफ बचा के रखा था कि मुझे हर हाल में विनोद मटकर चाहिए। और एक बार उसने माना, खुद दया नायक ने, कि बहुत बार उसके हाथों से निकल गया विनोद मटकर। और उसके 2-3 कारण उसने बताए। एक तो ये कि विनोद मटकर की शक्ल बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं थी, क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत नया था। उसका बारे में खबरें अखबारों में कम छपती थी, खाली नाम छपता था। वो ज़माना भी ऐसा था, आजकल की तरह सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। 94-95 में कोई ऐसा मसला नहीं था जहां आपकी तस्वीर घर घर पहुंच जाए। और दया नायक ने खुद माना कि अगर कहीं विनोद मटकर उसके सामने अचानक आ जाता तो वो भी उसको पहचान नहीं सकता था। वो पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। ये पूरा इंसिडेंट दया नायक ने विनोद मटकर को कैसे ढूंढा, कैसे पकड़ा और कैसे उसका एनकाउंटर किया। लेकिन ये कहानी 2 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा आज आपको सुना रहे हैं, दूसरा हिस्सा कल आपको सुनाएंगे, जो आज वाले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और ये किस्सा आपको कहीं मिलेगा नहीं। आपने ढूंढ लिया होगा नेट पे हमारा पहला एपिसोड देख के। क्यों इतना इम्पोर्टेंट था विनोद मटकर, जो सब के सब लोग उसको ढूंढने में और ठिकाने लगाने में लगे थे। उसकी एक एग्जाम्पल आपको देते। 99 के शुरू का वो दौर, जब छोटा राजन अपनी छवि को और मजबूत करने लगा था। हर रोज़, हर तीसरे दिन किसी ना किसी का मर्डर हो रहा था। दाऊद से अलग हो के 94 में छोटा राजन अपने आप को बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसे मालूम था कि ब्लास्ट के बाद दाऊद गैंग की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर होगी,
और उस लॉस्ट ग्राउंड को कवर करने के लिए छोटा राजन ने जी जान से बाजी लगा दी। जहाँ कहाँ से भी उसको कोई शूटर मिले सबको अपने साथ मिला लिया। तभी उसने ये नहीं देखा कि ये आदमी मुसलमान है, हिंदू है, कर्नाटक का है या बंगाल का है, नेपाल का है या महाराष्ट्र का है या पंजाब का है। सबको साथ लगाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा होल्ड छोटा राजन का शेट्टी कम्युनिटी में था। खैर वो दूसरी कहानी। और दूसरी तरफ उसी विनोद मटकर को, जिसने इतने बड़े बड़े सनसनीखेज कत्लों को अंजाम दिया, उसको ढूंढने में लग गया दया नायक। अब तक 56 इंच का सीना भी है उसका, बहुत हेल्दी आदमी है, मसल मैन है, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करता है, चौकन्ना बहुत रहता है, 2 वेपन्स अपने पास रखता है और कभी कभी तीसरी AK-47 भी रखता है। और साथ में उसके पर्सनल बॉडीगार्ड वो भी होते हैं उसके साथ। वो सब कल आपको बताएंगे कौन कौन थे, क्या कैसे हुआ। अब 4-5 बार ऐसे वाक़यात हो गए कि दया नायक को विनोद मटकर की लोकेशन पता चले। तभी मोबाइल फ़ोन शुरुआती दिनों में नहीं थे। 99 में मोबाइल आए भी थे तो बड़ी लिमिटेड यूज़ था उनका, बहुत महंगे भी थे, एक कॉल के बहुत पैसे लगते थे। लैंडलाइन की तरह इनकमिंग कॉल पे भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग कॉल पे भी लगते थे। फिर ऐसा ऐसा इनकमिंग फ्री हुई तो आउटगोइंग जो थी उसके पैसे देने पड़ते थे। और उसके अलावा STD के लिए स्पेशल उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आप STD कर सकते हो हिंदुस्तान के अंदर अंदर कहीं भी। इंटरनेशनल कॉल करने के लिए बहुत महंगी पड़ती थी और बहुत से लोग वो फैसिलिटी लेते नहीं थे। मेरे पास भी था उस ज़माने में फ़ोन, लेकिन बहुत महंगा पड़ता था, मैं इस्तेमाल करने से डरता था। तो 200-250 रुपया 1 मिनट के चार्जेस। एरिक्सन का बहुत बड़ा सा सेट होता था और पूरा 1000 नंबर था मेरा। मेरे से पहले मुंबई में मेरे सर्कल में 999 लोगों के पास फ़ोन था, 1000 मेरे पास था। और वो भी मेरे मित्र थे, उन्होंने गिफ्ट किया था। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, मेरा बिल भी वो भरते थे, लेकिन मैं फिर भी बड़ी, जिसको कहते हैं मजबूरी में, उसका इस्तेमाल करता है। वो समय में एक आदमी को ट्रेस करना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक मेले में से एक सुई धागा वाली सुई, पेन, उसको ढूंढना। और दाद देनी होगी मुंबई पुलिस के उस समय के ऑफिसर्स को, जो इतने डिफ़िकल्ट समय में भी डेंजरस क्रिमिनल्स को ढूंढ लेते थे। तभी जो इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस होती है, खबरियों के थ्रू, आपके सोर्सेज के, जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था खबर निकालने के लिए। तो दया नायक का मानना है कि 3-4 बार विनोद मटकर उसके हाथों से बच के निकल गया। और अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इसको ढूंढे तो कैसे ढूंढे। अब एक किस्सा सुनिए। कर्नाटका का शहर मंगलुरु, उस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसको उस समय लिकर बैरन कहा जाता था, मतलब शराब का बहुत बड़ा व्यापारी। आजकल तो उन्होंने वो
शराब वराब के धंधे छोड़ के बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन ग्रुप बन गया है। कुछ हॉस्पिटल भी चलते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, होटल्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा परिवार हो गया आजकल। शेट्टी कम्युनिटी में जो टॉप के 8-10 अमीर आदमी होंगे, उनमें से वो ग्रुप आज के दिन में है। लेकिन उस समय 99 में, आज से 24 साल पहले, वो ग्रुप माना जाता था दारू के धंधे को लेकर, लेकिन पैसा तब भी बहुत था। और उस समय भी उनका एक होटल था मंगलुरु में जो बहुत मशहूर था, उसका नाम था होटल मोती महल। ये मोती महल मुंबई में भी हैं, 3-4 चेन है, बहुत बड़े होटल्स हैं और खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन मंगलुरु में मोती महल खोलना अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उस ग्रुप के उस समय करता धरता, आज भी शायद वही है, उनका नाम था ए.जे. शेट्टी। ए.जे. ग्रुप के मालिक करता धरता, उनको छोटा राजन ने धमकी दे दिया फिरौती लेने के लिए। अब फिरौती का अमाउंट कितना था वो तो ए.जे. शेट्टी साहब जाने, जहाँ तिहाड़ जेल में बैठे हुए छोटा राजन जाने, लेकिन काफ़ी बड़ा अमाउंट था। जैसे मैंने कहा, वो दौर ऐसा था कि छोटा राजन को पैसा बहुत चाहिए था। बहुत सारे 70-80 लड़के उस आदमी ने भर्ती कर रखे थे, जिनमें से, जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले किस्सा सुनाया था, उनमें से 25 लड़के तो 2001 में मारे गए थे, 99 के 2 साल बाद। तो जितने लड़के नए भर्ती करता था उतने पुराने मर जाते थे, फिर और भर्ती करने पड़ते थे। उनके लिए प्लानिंग करना, हथियार खरीदना, ये वो लॉजिस्टिक, बहुत पैसा चाहिए था। तो छोटा राजन ने अपने सोर्सेज के थ्रू ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया जो आसानी से और जल्दी और बड़ा अमाउंट उसको दे दें। उनमें से एक आदमी चुना गया, ए.जे. शेट्टी, जिसको चुनने में जिस आदमी ने सलाह दी थी वो और कोई नहीं, साधु शेट्टी था। साधु शेट्टी ने जो रेफरेंस दिया छोटा राजन को कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको फ़ोन करो तो लंबा खासा चौड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब ये शेट्टी भी कोई कम नहीं था, उनको अपनी जो उनकी स्टैंडिंग थी मंगलुरु में, उसके ऊपर बहुत भरोसा था। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया कि मुझे छोटा राजन की धमकियाँ आ रही हैं, आप ज़रा देखो चक्कर क्या है, उसको समझाइए। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, रियलिटी है कि दया नायक भी उसी इलाके के रहने वाले, मंगलुरु इलाके, उडुपी, मंगलुरु, सेम भाषा बोलने वाले, तुलु बोलने वाले। इनके पास भी वो मैसेज आ जाता है कि दया नायक भाई, मुंबई का इतना बड़ा गैंगस्टर छोटा राजन हमारे पीछे पड़ा, जरा ढूंढिए कौन लोग हैं जो हमारा नुकसान कर सकते हैं। और उन दिनों में कहीं धमकियों में ए.जे. शेट्टी को, लिकर बैरन को, ये मैसेज भी पहुंच गया कि मेरे आदमी ऑलरेडी तुम्हारे शहर में पहुंच चुके हैं, अब तुम्हारे आखिरी दिन है, जहाँ जाना जो करना कर लो, या तो हमारा पैसा दे दो तो या फिर आपकी राम राम। अब ये इतना सीरियस मामला हो गया तो दया नायक ने अपने सोर्सेस से, उन दिनों में दया नायक सीनियर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम करते थे, और ये दोनों उसी चंदन चौकी में बैठते थे, जुहू में, चंदन सिनेमा के पास। और उन्हीं दिनों में
एक का एनकाउंटर थोड़े दिन पहले हुआ था, कुछ समय पहले, सादिक कालिया का, जिसमें दया नायक को गोली भी लगी थी। वो शायद पहला मौत के साथ मुकाबला था दया नायक का, लेकिन उसके बाद ये हौसले में था। अभी नया नया तो था, लेकिन कुछ करके दिखाने की हिम्मत उसको लगता था कि उसके पास है। एक छोटा सा उम्र में मुंबई आया, चाय वगैरह बेची दुकानों पे, और उसके बाद नाइट स्कूल में पढ़ के मैट्रिक किया, फिर कॉलेज किया, पुलिस का एग्ज़ाम दिया, पुलिस ऑफिसर बन गया। लेकिन पूरा सोर्स जो उसके जो टीम थी इन्फॉर्मेंट्स की, वो ज़्यादा शेट्टी लोगों के अंदर में। वो ज़माना था जब हर तीसरा चौथा होटल, रेस्टोरेंट, बार, ये सब शेट्टीज के हाथ में थी। तो एक बना बनाया नेटवर्क दया नायक को मिल गया, क्योंकि वो उनमें से ही एक था। अब जब दया नायक को ये खबर मिलती है कि इस तरीके से छोटा राजन ने अपने आदमी मंगलौर भेजे हैं A.J. शेट्टी को, लिकर बैरन को मारने के लिए, तो उसने अपने जो छोटा राजन गैंग के अंदर सोर्सेस से उनसे पूछ पड़ताल शुरू की। उसको पता चला कि एक विनोद मटकर का नाम का आदमी और उसके साथ कुछ और लोग ऑलरेडी मंगलुरु पहुंच चुके हैं। तभी उसको मैंगलोर कहा जाता था, आजकल नाम बदल दिया गया। तो मैंगलोर पहुंच चुका। तो दया नायक के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। उसने A.J. शेट्टी की जान भी बचानी थी, और उसको मारने वाला जो धमकी देने वहाँ पहुँचा था, कुछ भी कर सकता था, उसको भी ठिकाने लगाना था। मुंबई में तो पहले वांटेड था, और दया नायक ऑलरेडी उसको ढूंढ रहा था। 4-5 बार उसके हाथों से बच के निकल भी चुका था, सिर्फ इसलिए कि कई बार तो दया नायक उसको पहचान नहीं सका, सामने से निकल गया, और कई बार दया नायक लेट पहुंचा और विनोद मटकर अपने वो जगह छोड़ के पहले निकल गया था। तो इस बार दया नायक ने चांस नहीं लेना चाहा। ये समय था जब मंगलुरु में इसी किस्म के एक वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर थे, जिनका नाम है, अभी भी है, वो जयंत शेट्टी, वो भी नहीं की कम्युनिटी के। तो दया नायक जयंत शेट्टी को फ़ोन करता। जयंत शेट्टी वहाँ के अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह मैंगलोर के क्रिमिनल भी उनके नाम से डरते थे। तो दया नायक जयंत शेट्टी को फ़ोन करता कि इस तरीके से एक खतरनाक, आम, वेरी डेयरिंग, जो जान की परवाह नहीं करता, इस किस्म का एक शूटर A.J. शेट्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके शहर में पहुंच चुका है, और वो रुका भी A.J. शेट्टी के होटल मोती महल में ही है। कमाल देखिए, विनोद मटकर की डेयरिंग भी देखो, जिसको डराने भगाने या मारने गया उसके होटल में ही ठहरा। तो दया नायक ने फिर अपने सोर्सेस को कहा कि देखो को जल्दबाजी में ऐसा काम मत करना कि A.J. शेट्टी को नुकसान हो जाए। तो कहीं से उसको ये इशारा मिला कि अभी हमारा A.J. शेट्टी को मारने का इरादा नहीं है, लेकिन और कुछ भी हो सकता। तो दया नायक मंगलुरु के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जयंत शेट्टी को कहते हैं कि ये शख्स इस किस्म का उसका हुलिया है, तस्वीर हमारे पास भी नहीं है। तो वो इसी होटल में रुका हुआ, और शायद उसका ये फ्लोर पे या
इस किस्म की कोई लोकेशन, उसकी कमरे का नंबर वगैरह भी दया नायक ने शायद ढूंढ लिया था। आप इमीडिएटली जाके उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको अरेस्ट नहीं करना, एनकाउंटर कर दीजिए उसका। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, लेकिन आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। अब देखिए, एक हालांकि रैंक में, सीनियरिटी में जयंत शेट्टी दया नायक से काफ़ी सीनियर थे वो इंस्पेक्टर, लेकिन 3 स्टार। दया नायक तभी सब इंस्पेक्टर था, 1 स्टार। तो ये उनको इस तरीके से अपनी भाषा में समझाता है कि हमें हर हाल में ए.जे. शेट्टी को बचाना है और इसको ख़त्म करना है, ये बहुत ख़तरनाक आदमी। अब बड़ी तैयारी से जयंत शेट्टी अपनी टीम तैयार करते हैं होटल मोती महल पे अटैक करने के लिए और विनोद मटकर को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, जो भी होता बाद में होता। और जैसे ही स्टॉर्म करते हैं, होटल में पहुंचते हैं और वो पिन पॉइंट कमरे पे जाके जब खोलते हैं उसको, तो अंदर कोई नहीं होता। एक बार फिर विनोद मटकर सबको चकमा दे के भाग चुका था चंद मिनट पहले, घंटे पहले भी नहीं, कुछ मिनट पहले। अब दया नायक का ये कहना है कि मैंगलोर से, शायद मैंगलोर से ही, क्योंकि मुंबई से इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं पहुँच सकती विनोद मटकर के पास कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, निकल जाओ। तो ये खबर कहीं ना कहीं से साधु शेट्टी ने उसको दी। साधु शेट्टी एक ज़माने में छोटा राजन का खास आदमी था, बीच में मैंगलोर चला गया, वहीं पे सेटल हो गया, एक छोटी सी पार्टी वार्टी भी बनाई, संत बाबा महात्मा भी बन गए, कई ड्रामे किए उसने जाके, लेकिन बाद में मुंबई में वापस आया तो एनकाउंटर में मारा गया। वो कहानी आपको हम सुना चुके। तो दया नायक का ये मानना है कि विनोद मटकर को मंगलुरु में ए.जे. शेट्टी के अपने होटल से भगाने में, मोती महल से भगाने में साधु शेट्टी का हाथ। अब ये आदमी तो भाग गया, कमरे में कुछ मिला नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बात दया नायक ने मंगलुरु के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कही थी कि बी केयरफुल। वो आदमी जाते जाते वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को या जो रिसेप्शन का स्टाफ होता है, ए.जे. शेट्टी को डराने के लिए उनका मर्डर जरूर कर सकता है। तो होटल में कमरे में जाने के पहले जयंत शेट्टी पुलिस ऑफिसर ने रिसेप्शन खाली करवा दी थी कि कोई स्टाफ यहाँ नज़र नहीं आएगा, आप अंदर कमरों में छुप जाओ। और रिसेप्शन में अपने पुलिस वाले हथियार बंद जो उसके सो कॉल्ड कमेंडो वगैरह होते हैं, वो साथ में जो लेके गया था, वो रिसेप्शन में तैनात कर दिए थे। और बाद में ये बात कंफर्म हुई कि अगर 2-4 मिनट उसको और मिल जाते विनोद मटकर को, तो वो रिसेप्शन में 2-3 जो स्टाफ होते हैं, रिसेप्शनिस्ट, लेडी रिसेप्शनिस्ट होती है, जो आदमी होगा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होगा, उनको मारने का उसका पूरा इरादा था। जो बाद में उसने, दया नायक ने जब पकड़ा उसको फाइनली, तो उसने ये बात मानी थी। तो दोस्तों, ये कहानियाँ, ये एक अंडरवर्ल्ड की क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा। हम कहते तो हैं अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर, फर्जी, फेक, नकली, असली, लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। अब एक आदमी को मंगलुरु में इसलिए मारने की पूरी ये कवायद की गई कि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के जान पहचान वाले आदमी से उसका गैंग फरौती मांग रहा था और उसी चक्कर में मंगलुरु गया था, उसको वहीं पे मार दो।
उसके लिए कितने बड़े रास्ते ढूंढे गए, लेकिन विनोद मटकर बच के वहाँ से भी निकल गया। अब जैसे कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसके बाद दया नायक ने एक मिशन बना लिया कि बाकी सब काम छोड़ के हम मुझे खाली सिर्फ विनोद मटकर को पकड़ना है। और दोस्तों, कल के किस्से में आपको सुनाएंगे कि कैसे कितनी भाग दौड़ करने के बाद AK-56 जो 56 इंच का सीना भी उसका है, उसने कैसे विनोद मटकर को ढूंढा, कैसे पकड़ा और कैसे मारा। दया नायक उस पूरे इनकाउंटर के बारे में क्या कहता है, उसका दया नायक का अपना बयान आप कल सुन सकोगे। इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।